वीडियो में हम बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती का सॉल्व प्रश्न पत्र को जो होता है हल प्रश्न पत्र उसको सॉल्व करेंगे। जो 15 दिसंबर 2013 को जो पेपर हुआ था उसका हमारे पास पेपर है, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी बिहार में बिहार फायरमैन का भर्ती निकला हुआ है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका हल प्रश्न पत्र। अगर आप हल प्रश्न पत्र को अच्छे से क्लियर करके पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी करते हैं, तो आपको किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने का अच्छा सा संभावना जो है वो हो जाता है। मैं इस चैनल पे आपको जो है वो टिप्स और स्ट्रैटेजी बताता हूं कि कैसे आप किसी भी एग्जाम को फर्स्ट स्टेप में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बिहार ITI पॉलिटेक्निक और इंडिया के एक प्रीशियस यूनिवर्सिटी में से एक जैसे BHU का एंट्रेंस एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्रैक किया था, तो मैं यहाँ पे आपको समय से के अनुसार टाइम टू टाइम आपको उसका स्ट्रैटेजी बताते रहूंगा। तो चलिए इसको वीडियो को हम शुरू करते हैं। बिहार फायरमैन भर्ती परीक्षा का 2013 का पहला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा या किस घटना का परिमाण है, बताइए। अब मैं आपको कुछ देर का ऑप्शन दूंगा, आप जो है अपने तैयारी का जो है वो स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको 2 in 1 वीडियो हो जाएगा। एक ही वीडियो में आपको स्पीड टेस्ट भी हो जाएगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, और इसी वीडियो में जो है वो आपका हल प्रश्न पत्र जो होता है सॉल्व पेपर उसका जो है आपको सॉल्व भी हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर पता करते हैं कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिमाण है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी मतलब स्टाम्प एक्ट, मतलब प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का जो आंसर होगा इसका होगा स्टाम्प एक्ट का जो है घटना का परिमाण है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, आप लोग दिमाग में अपने कुछ सोच लीजिए, उसके बाद में आपको जो है इसका आंसर बताऊंगा। चलिए इसका आंसर जानते हैं कि इसका 2 का आंसर क्या हो गया, तो 2 का आंसर होगा 2 का आंसर ए होगा, मतलब अमृतसर में होगा। अब बताइए भारत एक डैश राष्ट्र है, इसका ऑप्शन है आपके पास धर्मनिरपेक्ष, बी में धर्मपंथी, सी में तानाशाही और डी में राजतंत्र। इसका ऑप्शन आपको इसका आंसर बताना है। चलिए आपके पास कुछ देर का समय है, आप जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 3 का आंसर है 3 का आंसर है ए, मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब 4 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने जो है वो प्रस्तावित की थी। इसका ऑप्शन है ए आचार्य विनोबा भावे, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया या डी आचार्य नरेंद्र देव। आपके पास 3 सेकेंड का ऑप्शन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर जान लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। इसका मतलब है इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना जो है वो जयप्रकाश नारायण ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी जो है राजीव गांधी या डी विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपके पास 3 सेकेंड का समय है। अब चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर बताया जाए सी। इसका आंसर जो है वो राजीव गांधी है, मतलब श्रीलंका में भारत शांति सेना जो है राजीव गांधी ने भेजी थी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। हमारा पहला ऑप्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरा ऑप्शन है तेलुगु देशम, तीसरा ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है अकाली दल। आपके पास 3 सेकेंड का समय है, सोच लीजिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है 6 नंबर क्वेश्चन का सी, मतलब बहुजन समाज पार्टी को एक समय में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ था जिस समय एग्जाम हो रही थी। अब चलिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, यह बात किसने कही थी। हमारा आपका ऑप्शन है ए थॉमस जेफरसन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी या डी अब्राहम लिंकन। ऑप्शन आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आपके पास 3 सेकेंड का समय है। ऑप्शन इसका आंसर जानते हैं। 7 का आंसर है डी, मतलब अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए जो है वो सरकार होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है संघवाद का क्या अर्थ है। संघवाद का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी सत्ता का केंद्रीकरण, सी सिर्फ राज्य सरकारों के पास सभी शक्तियों का होना या डी अधिकारों तंत्र के पास समस्त अधिकार का होना। आप जो है अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। 8 का आंसर है ए, मतलब संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच में सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब जो पावर होती है
पूरे पूरे देश की उसको बांट दिया गया है संघ में, मतलब केंद्रीय शक्ति में, केंद्रीय प्रशासन में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, उसी को बोलते हैं संघवाद कम अर्थ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? आपका ऑप्शन है, आपको क्वेश्चन में दिया गया कि क्या नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है, राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, या बी, शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, या सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें रुचि रखते हैं, या डी, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। अपना आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है 9 नंबर क्वेश्चन का सी, मतलब शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें रुचि रखते हैं। ये जो है शिक्षा का मतलब, शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य जो है वो नहीं था। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन है, बेरोजगारों को रोजगार देना, बी, सिर्फ अशिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार है, या 3 नंबर है सुदृढ़ पंचायती राज, 4 नंबर है नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। ये जो है इसमें आंसर जो एक से अधिक हो सकता है। आपका ग्रुप में अब मैं आपको बताता हूं किसमें से कौन कौन सा होना चाहिए चारों में से। चलिए इसका आंसर जो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? आंसर ए होगा। मतलब 10 का आंसर हमारा होगा 1, 2 और 4। मतलब बेरोजगारों को रोजगार देना लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। 2 सिर्फ उसके बाद है 2 नंबर में, सिर्फ शिक्षित लोगों को मताधिकार का अधिकार लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद है 4 नंबर में, नागरिकों को ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए, पंचायती राज। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत लग रहा है, क्योंकि इस किताब में इस क्वेश्चन का आंसर 1, 2 और 4 दिया गया है, जो मुझे लग रहा है कि ये क्या है, ये गलत है। तो आप इसका आंसर क्या है आप हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नस्लवाद का क्या अर्थ है। याद रखिए, आप जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो आपका क्वेश्चन बैंक है जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछे हुआ है। मतलब 2013 में जो फायरमैन का भर्ती निकला था, उस भर्ती परीक्षा का हम लोग सॉल्व क्वेश्चन को जो अभी कर रहे हैं, इस प्रकार से आपका स्पीड टेस्ट और क्वेश्चन बैंक का रिहर्सल जो है, प्रैक्टिस जो है, दोनों एक ही साथ हो रहा है। इसी प्रकार के 2 in 1 वीडियो देखने के लिए आपको एक तरह से अच्छी तरह से आपने फायरमैन की भर्ती परीक्षा को पास करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ फायरमैन के बारे में, बीएड परीक्षा के बारे में, ITI परीक्षा और पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी जो है वो करवाई जाती है। उसके बाद स्कूल एंट्रेंस लेवल की जो है तैयारी करवाई जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नस्लवाद का क्या अर्थ है? आपका पहला नंबर का ऑप्शन है ए, रंगभेद, बी, अलगाववाद, सी, सांप्रदायिकता, या डी, समानता। आपके अपना ऑप्शन जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 11 का ऑप्शन जो है, अब चलिए देखते हैं क्या होगा 11 का ऑप्शन। 11 का ऑप्शन जो है वो सी है क्या? सॉरी, 11 का ऑप्शन जो है वो रंगभेद है। तो नस्लवाद का अर्थ जो है वो रंगभेद, नस्लवाद का अर्थ जो है वो रंगभेद होता है। उसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। आपका ए ऑप्शन है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बी नंबर ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी नंबर ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन आयोग, या डी नंबर ऑप्शन है संविधान निर्माण प्रक्रिया। आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर इन चारों में से किसमें से संबंध नहीं थे। अपना ऑप्शन जो है, आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। 12 का आंसर है सी, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग से भीमराव अंबेडकर का कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं था। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 13 नंबर का ए, ग्रेट ब्रिटेन, बी, चीन, सी, भारत, या डी, फ्रांस। वही चीन जिसने कोरोना वायरस को आविष्कार करके पूरे देश में त्राहिमाम जो है वो फैलाया हुआ है। अपना ऑप्शन जो है आप हमें कमेंट करके बताइए। और चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जो है इसका आंसर होगा 13 का ए, मतलब ग्रेट ब्रिटेन। मतलब सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। अब 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाईली वीवीआई क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपका ऑप्शन है ए, 4 वर्ष, बी, 5 वर्ष, सी, 6 वर्ष, या डी, 3 वर्ष। अपना ऑप्शन जो है कमेंट करके बताइए। और चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है सी, मतलब
6 वर्ष जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो 6 वर्ष से राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यकाल हर 2 वर्ष पे वहां से राज्यसभा से 1/3 सदस्य जो है वो वहां से निष्कासित हो जाते हैं, वहां से निष्कासित नहीं, वहां से पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं, मतलब पंचायती जो चुनाव होती है उसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आपका आंसर है, ये क्वेश्चन तो आप पढ़ते हैं आंसर लगा सकते हैं। चलिए आपको ऑप्शन बताते हैं, ए 7 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष या डी 2.5 वर्ष। अब चलिए अपना आंसर जो है कमेंट करके बताइए। इसका आंसर जानते हैं, 15 का आंसर है, 15 का आंसर है बी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5 वर्ष जो है बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। आपका ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, ए नंबर, बी नंबर को आपका ऑप्शन है लुई 16वां, सी नंबर ऑप्शन है रॉसपियर या डी नंबर ऑप्शन है मिराबियो। अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट करके बताइए। इसका चलिए इसका आंसर जानते हैं, 16 का आंसर है बी, मतलब लुई 16वां को आतंक का राज कहते हैं, मतलब शायद उसी ने कहा था, मैं कंफर्म नहीं हूं, आप कंफर्म करके बताइए कि मेरी इच्छा ही कानून है, मैं जो कहूंगा वही कानून है और वही चीज को पूरे देश में लागू किया जाए। शायद इसी इसको लुई 16वां ने कहा था और इसके वजह से वहां पर जो पूरे फ्रांस में जो आतंक का माहौल हो गया था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कब है, मतलब गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। आपका आंसर है, ए नंबर जो है 1930, बी नंबर जो है 1931, सी नंबर जो है 1929 और डी नंबर जो है 1935। मतलब गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था, अपना ऑप्शन कमेंट करके बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का 1931 में गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था। मतलब कौन सा देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था। आपका ऑप्शन है, ए जापान, बी जर्मनी, सी चाइना और डी इटली। अपना ऑप्शन जो है कमेंट करके बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका आंसर है सी, मतलब चीन जो है, चाइना जो है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन इज, ए सभा, बी परिषद, सी सचिवालय या डी विश्व स्वास्थ्य संघ का इनमें से राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। आपका ऑप्शन, अपना जो आंसर है वो हमें कमेंट करके बताइए। और आपका जो आंसर है वो है 19 का डी, मतलब विश्व स्वास्थ्य संघ जो है राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। और ये वीडियो सिमिलर इंपॉर्टेंट है यदि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 10th पास है, इंटर पास है और आप यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि फायरमैन की जो परीक्षा होती है वो 10th लेवल की होती है, उसमें 10th लेवल से हर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो अगर आप 10th पास है और आप आगे भविष्य में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसमें से जो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप जो है इस वीडियो का आप अभी से देख के पढ़ के समझ सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस हिसाब से आप जो है अपना तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है 10th पास स्टूडेंट के लिए भी, इंटर पास स्टूडेंट के लिए, बीए पास स्टूडेंट के लिए भी और हर वो स्टूडेंट के लिए जो फ्यूचर में सरकारी नौकरी करना चाहता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गांधी जी दक्षिण भारत से भारत कब लौटे थे। यह फर्स्ट ऑप्शन इज 21 नंबर का, सॉरी हमारा 20 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहां तैयार किया गया था। फर्स्ट योर ऑप्शन इज सैन फ्रांसिस्को, बी इज अटलांटा, सी इज याल्टा या डी वाशिंगटन। अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चलिए जान लेते हैं कि 20 का आंसर क्या है। 20 का आंसर है ए, मतलब सैन फ्रांसिस्को इज द करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी जी दक्षिण भारत से भारत कब लौटे थे। आपका ऑप्शन है 1920, बी 1912, सी 1915 या डी 1916। अपना ऑप्शन बताए, अपना आंसर जो है कमेंट करिए और चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है 21 का
मतलब गांधी जी 1915 में वो कहां से कहां लौटे थे, अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 22 में, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अपरिवंशिक साम्राज्यों का अंत, योर सेकेंड ऑप्शन इज इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, योर थर्ड ऑप्शन इज राष्ट्र संघ का गठन एंड योर लास्ट ऑप्शन इज रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है 22 नंबर का सी, मतलब राष्ट्र संघ का गठन इनमें से द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 नंबर क्वेश्चन, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन इज इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। सी नंबर ऑप्शन है सभी वयस्कों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। या डी मतलब अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार देता है। अपना ऑप्शन कमेंट करिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इसका आंसर है 23 नंबर क्वेश्चन का बी, बिल्कुल मतलब इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। आपको सही सुमेलित करना है कि गांधी युग कब से स्टार्ट हुआ था, मोपला विद्रोह कब से हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए इसका हम लोग जो है वो सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए। अपना ऑप्शन हमें कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, मतलब चूड़ामन के नेतृत्व में जाट जो है, जो हरियाणा क्षेत्र में काफी ज्यादा संख्या पाए जाते हैं, जो है बहुत शक्तिशाली हुए। एक बार कंफर्म करके बताइए कि वीडियो क्या चल रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका आंसर बताइए। 26 का आंसर क्या है? ए, मतलब पेशावर और काबुल जो है किसी वो खैबर दर्रा से एक दूसरे से जुड़े हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन है फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फर वनस्पति आपका योर फर्स्ट आंसर इज मैग्रोव वन, योर सेकेंड आंसर इज मानसूनी वन, योर थर्ड आंसर इज 27 का अल्पाइन वन और योर लास्ट आंसर इज सॉरी ऑप्शन इज पतझड़ वन। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। 27 का आंसर है सी, मतलब फर वनस्पति इनमें से किससे संबंधित है। तो अल्पाइन वन से फर वनस्पति जो है वो संबंधित है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी एक स्टूडेंट पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड और आर्मी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रकार की रिटन एग्जाम की तैयारी करें, उनको ये वीडियो सेंड करिए। क्योंकि टॉपिक आप बहुत पढ़ते हैं लेकिन टॉपिक पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मेन चीज जो मेन एग्जाम आपका निकलता है वो क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से निकलता है। क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ते तो आपको समझ में आता है किस प्रकार का क्वेश्चन हमको पढ़ने लायक है और किस प्रकार का क्वेश्चन जो है छोड़ने लायक है। ज्ञान का जो ज्ञान जो है पूरा समंदर है, लेकिन हम पूरा समंदर को नहीं पढ़ सकते हैं। उसमें से हम पार्टिकुलर टॉपिक को, एरिया को सिलेक्ट करके पढ़ते हैं, उसमें नॉलेज इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है उस क्षेत्र में जो है वो अपना प्रभुत्व कायम करते हैं और किसी भी प्रकार के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि पूरा लुसेंट याद कर लेंगे, पूरा दुनिया में जितना मैथ का बुक है आर्यस अग्रवाल सब बना लेंगे, तो आपका जो है एग्जाम नहीं निकलने वाला है। आप भले ही तेज हो सकते हैं, आपके पास सब कुछ का ज्ञान हो सकता है, लेकिन आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। कंपटीशन निकालना एक अलग कला है और पढ़ाना एक अलग कला है और उसके बाद नॉलेज इकट्ठा करना एक अलग कला है और कंपटीशन एक अलग दुनिया का नाम है। तो चलिए कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कम समय में कितनी अधिक से अधिक चीजों को और जो एग्जाम पूछने वाला है वही पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, योर सेकेंड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, योर थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश एंड योर लास्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। योर ऑप्शन जो है कमेंट करके बताइए और आपका ऑप्शन है इसका आंसर है जो है वो क्वेश्चन हम लोग 28 का आंसर बताएंगी। 28 का आंसर है मतलब नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है। उसके बाद हमारा अलग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज महोगनी, योर सेकेंड ऑप्शन इज बी जो है रोजवुड, योर थर्ड ऑप्शन इज अकेसिया एंड योर लास्ट ऑप्शन इज आयरनवुड। अब जो है अपना ऑप्शन जो है कमेंट करके बताइए। 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो चलिए अब जान लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, मतलब अकेसिया।
आपका बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है अकेसिया विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप बिहार के माटी के हैं तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर आप नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, योर फर्स्ट आंसर इज गंगा, ऑप्शन इज गंगा, योर सेकेंड ऑप्शन इज बागमती, थर्ड ऑप्शन इज कोसी एंड डी ऑप्शन इज महानदी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिहार रीजन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड द आंसर इज जो आपका आंसर है वो सी, कोसी इज द राइट आंसर। कोसी जो है वो बिहार का शोक कही जाती है। उसके बाद बिहार का कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितने दिनों की है। जी हाँ बिल्कुल, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितने दिनों की है। जो फर्स्ट ऑप्शन इज जो है वो ए 24 घंटा, जो बी ऑप्शन इज 28 दिन, सी ऑप्शन इज 12 घंटा या डी 1 वर्ष। आज मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितने अवधि की होती है। तो इसका आंसर क्या बताइए। इसका आंसर है बी, मतलब चंद्रमा की घूर्णन अवधि 28 दिन की होती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज उत्तर पूर्व मानसून, योर सेकेंड ऑप्शन इज दक्षिण पश्चिम मानसून, योर थर्ड ऑप्शन इज पश्चिमी विक्षोभ और योर थर्ड ऑप्शन इज टॉर्नेडो। चलिए अपना जवाब जो है, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, कमेंट करिए और इसका चलिए आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, उत्तर पूर्व मानसून। अब चलिए हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, मतलब आपसे भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जा रहा है। और प्रायद्वीपीय भारत क्या होते हैं यदि आपको नहीं पता है तो मान लीजिए यदि ये इंडिया है तो और ये नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब नदी के समुद्र के इलाका से जो घिरा हुआ एरिया होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और यही क्या है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। और इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी बहती है, सबसे बड़ी नदी बहती है वो कौन सी नदी बहती है इसमें। आप 33 का आंसर बताइएगा। 33 का आंसर है सी, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है। उसके बाद जो है हम लोग सी इज द राइट आंसर। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन का चलिए बढ़ते हैं कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन है आपका पहला का ऑप्शन है ए ऑप्शन 2001 में, बी 1982, सी 1992 या डी 2011। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। 34 का आंसर है सी, मतलब 1992, 1992 इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है। जब ये एग्जाम हुआ था तब भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी थी, आप हमें बताइए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है डी, 35 का डी, मतलब 16 मंडलों में बांटा गया था। भारत में रेल मंडलों की संख्या भी 16 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह है, मतलब राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। योर फर्स्ट ऑप्शन इज पश्चिम बंगाल, योर सेकेंड ऑप्शन इज झारखंड, योर थर्ड ऑप्शन इज ओडिशा एंड योर लास्ट ऑप्शन इज बिहार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज टाइप इन द इनबॉक्स। बिकॉज ये वीडियो जो है वो आपको सिर्फ ये वीडियो नहीं है, ये आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपका स्पीड टेस्ट भी हो रहा है, तो अपने आप तैयारी को आप मेजर भी कर सकते हैं। और चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, मतलब ओडिशा में राउरकेला जो है लौह और इस्पात उद्योग एस्टैब्लिश्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो कौन सा है। फर्स्ट है बिहार, नेक्स्ट है झारखंड, थर्ड है त्रिपुरा और डी है मिजोरम। मतलब किस राज्य से जो है वो विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, आपको बताना है। बहुत ज्यादा वीवीआई एक क्वेश्चन है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए, मतलब विषुवत रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और आगे भी 2 स्टेट से होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह कौन सा है। आपका फर्स्ट आंसर अक्षांश ऑप्शन है, आपका सेकंड ऑप्शन है समुद्र से दूरी, सी नंबर आपका ऑप्शन है पृथ्वी की परिक्रमण गति या डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, टाइप इन द कमेंट सेक्शन एंड द आंसर इज
38 का डी, पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है वो पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ष में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? मतलब जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यापारिक वर्ष में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीयक, थर्ड ऑप्शन है तृतीयक और चतुर्थ मतलब डी नंबर ऑप्शन है चतुर्थ। अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको 5 ईयर प्लान से 5 ईयर प्लान से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको 5 ईयर प्लान के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए क्या इसको आपको याद होता है। अगर नहीं याद होता है तो मैं स्टोरी से और ट्रिक से इसको बता सकता हूँ। आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं इस पर आपको लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चलिए इसका हम लोग करेक्ट आंसर जानते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 39 नंबर क्वेश्चन? सी, मतलब तृतीयक में जो है वो द्वितीय सबसे ज्यादा क्रियाशील जनसंख्या रही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द में क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको हिंदी से पूछा गया है कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है, इसमें यह घर जो रेखांकित किया गया है वह शब्द क्या है? तो यह शब्द है यह घर जो है। 40 का आंसर क्या है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है कि संज्ञा, दूसरा नंबर ऑप्शन है प्रविशेषण, तीसरा नंबर ऑप्शन है सर्वनामी विशेषण और चौथा नंबर विशेषण है सर्वनाम। मतलब यह घर मेरा है, वह घर तुम्हारा है, में यह घर क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वनामी विशेषण, आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि यह घर इस सेंटेंस में क्या है? ए मतलब संज्ञा है, यह घर मेरा है वह घर तुम्हारा है में यह घर जो है वो संज्ञा है। आपके लिए एक बहुत जो भी नॉर्थ इंडिया से जो भी स्टूडेंट आते हैं और वो मिडिल स्टूडेंट के स्टूडेंट है, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट है, तो उनको जो है ये एग्जाम की तैयारी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें हिंदी का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा क्या है प्लस पॉइंट हो जाता है ये सब एग्जाम जिसमें आपसे हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हिंदी में अच्छे से तैयारी करके उसका जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपका इंग्लिश वीक है तो आप इस प्रकार के एग्जाम को फोकस में रखिए जिसमें हिंदी से क्वेश्चन जो पूछा जाता है और इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिमिलर इंपॉर्टेंट वीडियो है ये उन सभी छात्रों के लिए जो किसी न किसी प्रकार की वो जो है वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपका जीएस जो है वो कमजोर है, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंतालीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? फिर इसका पहला ऑप्शन है यकृत, जिसका दूसरा ऑप्शन है अमाशय, इसका तीसरा ऑप्शन है त्वचा और इसका चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क। आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सा अंग जो है हमारे बॉडी का वो विटामिन डी का जो है वो बनाता है। इसका आंसर जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इसका आंसर अगर आपको पता नहीं है चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है सी, मतलब त्वचा जो है हमारे शरीर में विटामिन डी को बनाती है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमारे लिए। और अभी कोरोना काल में विटामिन डी का उपयोगिता इसलिए बढ़ जाता है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी देखी जा रही है उन लोगों में कोरोना का अटैक ज़्यादा हो रहा है। और विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम और वेरी इंपॉर्टेंट कैल्शियम को बॉडी में डिजोल्व करने के लिए और कैल्शियम और किसी प्रकार के हड्डी के विकास के लिए विटामिन डी जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपकी बॉडी में पेन होता है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी अगर आपको होती है तो यदि आप विटामिन डी के कैप्सूल खाते कैल्शियम का कैप्सूल खाते हैं तो आपको विटामिन डी साथ में दिया जाता है क्योंकि कैल्शियम को पचाने का काम जो है विटामिन डी करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या आपको ये जानकारी पता था? आप अगर पता था या नहीं था आप हमें कमेंट करके बताइए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में होगा? इसका ऑप्शन है आपका ए कतर में, बी ब्राजील में, सी रूस में या डी भारत में। इसका चलिए आंसर जानते हैं कि सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ था। 48 का ऑप्शन है कि मतलब ब्राजील में 2014 का फुटबॉल विश्व कप हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? आइए आपका पहला नंबर क्वेश्चन का आपका पहला नंबर ऑप्शन है केन्या का, दूसरा नंबर ऑप्शन है मैक्सिको का, तीसरा नंबर ऑप्शन है कनाडा का, चौथा नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का। आपको बताना है कि कंगारू जो है कहाँ का पशु है। तो कंगारू कहाँ का पशु है? चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है
इसका आंसर है डी, मतलब कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है वो पशु है, इसलिए वहाँ के क्रिकेट टीम को कंगारू भी बोलते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 50वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज 24 अक्टूबर, योर सेकेंड ऑप्शन इज 14 नवंबर, योर थर्ड ऑप्शन इज 10 दिसंबर, या आपका चौथा नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है 23 सितंबर। अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट करके बताइए, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो कितने को मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। हमारा 50 का ऑप्शन है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जाता है। किसी भी एग्जाम में आपका दिवस से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है। आप दिवस से क्या आपको सारा दिवस याद है? अगर आपको याद नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक होता है, ये आप जितना याद करेंगे उसके बाद अगर कुछ दिनों के बाद रिविजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो उसको अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, वो सारी ट्रिक जो है आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक ले उपलब्ध करवा दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूं, जिसका स्ट्रैटेजी का यूज करके आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रैक किया था, तो मैं अपना जो है वो स्ट्रैटेजी मैंने किस तरह तैयारी करता था, आप लोगों को टिप्स और जो है आप लोगों के साथ समय टू समय जो है वो आपके साथ शेयर करते रहता हूं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन है ए रोम में, बी जेनेवा में, सी पेरिस में, या डी न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है पेरिस है, मतलब यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। हमारा अनदर क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है फुटबॉल से, दूसरा नंबर ऑप्शन है क्रिकेट से, तीसरा नंबर ऑप्शन है शतरंज से, और चौथा नंबर ऑप्शन है वो डी मतलब टेनिस से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? और चलिए इसका आंसर जानते हैं। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष जो है वो ट्रॉफी। एक ने एक क्वेश्चन जो है किसी ने किसी भी एग्जाम में ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इससे जरूर होता है। तो अगर आप लोग ये जो है वो याद कर लीजिएगा। ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने इतनी सारी एग्जाम दी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी है, और मैंने सबको क्रैक किया, तो मुझे पता है। यदि आप दूसरे किसी टीचर से पढ़ते होंगे तो आपको नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद वो एग्जाम अगर क्रैक नहीं किया तो उनको आइडिया ही नहीं है कि वो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको ये सब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते रहूँ कि कौन सा टॉपिक आपके कौन से एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक आपको जो है उस एग्जाम के लिए अवॉइड करना, उसको छोड़ देना, ज्यादा नहीं पढ़ना है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका पहला नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा नंबर ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, तीसरा नंबर ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, और चौथा नंबर ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जब आप पिक्चर देखेंगे तो हमेशा धोती कुर्ता में थे। धोती कुर्ता मतलब कौन पहनता है? गांव के लोग पहनते हैं, और शौक से भी लोग जो बहुत अमीर आदमी होते हैं साउथ में, वो लोग धोती को पहनते हैं, और पवित्र जो अनुष्ठान करने के लिए धोती को पहना जाता है। तो आप इससे जो है गाँवों को रिलेट करके देख सकते हैं कि गाँव में लोग धोती कुर्ता का ज़्यादा यूज करते हैं। तो जय जवान जय किसान का यूज कौन बोल सकता है? तो जो है लाल बहादुर शास्त्री बोल सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते हैं कि बहुत बड़े अय्याश थे, तो वो तो पहनेंगे नहीं। उसके बाद कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो पहन नहीं सकती है धोती। उसके बाद उनको उसके बाद कौन बचता है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस तो जो है वो तो सुभाष चंद्र बोस को तो कौन नहीं जानता है, वो तो इंडिया के रियल हीरो हैं। वो तो आर्मी के ड्रेस में हरदम आप देखते होंगे उनको, तो वो पढ़ नहीं सकते, तो कौन पढ़ेगा? लाल बहादुर शास्त्री। और इस प्रकार से आप जो है वो ट्रिक के माध्यम से आपको याद कर लेंगे, तो आप जो है कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है या क्यों किया जाता है? क्योंकि आपका पहला नंबर ऑप्शन है यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है यह कार्बन का प्रूफ है, आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है यह सस्ता है, आपका चौथा नंबर ऑप्शन है यह मुलायम तथा भंगुर है। और चलिए जान लेते हैं इसका व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, इसलिए ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस वीडियो पर इस
चैनल पर आने वाली जितनी परीक्षाएं बिहार की उन सारी परीक्षाओं की आपको तैयारी करवाई जाएगी, सेट प्रैक्टिस करवाई जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्पीड टेस्ट करवाया जाएगा। क्योंकि आप कहीं भी कितना ही पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर जब तक आप टेस्ट नहीं देते हैं आप अपने को जज नहीं कर सकते हैं कि मेरा कितना सही हो रहा है और कितना जो है वो गलत हो रहा है। आप दूसरे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा अपने लो क्वालिटी क्वेश्चन का। इससे आपका जो है वो अच्छा से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, अच्छा से आपका स्पीड टेस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ आपको जो भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाई जाएगी। और मैंने अपने रिसर्च के अनुसार जो क्वेश्चन को छांट कर लाता हूँ आपके लिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपके जरूरी है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने कोई एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो मुझे पता है कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट और कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप उसको बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। जय हिंद, जय भारत।